तो हेलो स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट टैक्सेशन की सीए में इंटर के लिए जो सीरीज चल रही है इसमें हमारा डे 3 है। तो आज हमारे जो टॉपिक कवर होने वाले हैं वो है रेट ऑफ टैक्सेशन, और यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस प्लस। ठीक है, ये प्लस प्लस क्या है हम बाद में आएंगे। तो हमने बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक डे 1 और डे 2 में ली है कि किसी भी पर्सन की जो टोटल इनकम है उस पर हमको टैक्स चार्ज करना है फ्रॉम द फाइनेंस एक्ट या फिर इनकम टैक्स में जो रेट दिए हुए हैं उसके बेस पर। तो वही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप लोगों ने डे 1 और डे 2 के वीडियो नहीं देखे तो आप डिटेल में वीडियो देख लेना, सो देट आपको यहाँ पे दिक्कत ना आए। फिर भी हम डे 1 और डे 2 का क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा, ताकि हम ये आगे जो भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं उसका प्रॉपर सेंस बने। तो क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने डे 1 में देखा कि टैक्स क्या है। तो भाई गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू सोर्स है। गवर्नमेंट रेवेन्यू क्यों कलेक्ट करती है? रीजन ये है कि गवर्नमेंट कई सारी वेलफेयर की एक्टिविटीज जैसे हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज ये सब बनाती है और फ्री में या तो फिर कंसेशनल रेट पर पब्लिक को प्रोवाइड करती है। अब ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज टैक्सेशन। इंडिया के अंदर दो तरह के टैक्सेशन है, डायरेक्ट टैक्सेशन विच इज इनकम टैक्स मेजरली, और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन जिसमें अभी सबसे मेजर सोर्स है जीएसटी, उसके अलावा कस्टम्स और ये सब भी है। गवर्नमेंट कलेक्ट क्यों करती है हमने समझ लिया कि भाई इसको बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे एम्पावरमेंट दे रखी है? तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के अंदर शेड्यूल 7 है, उस 7 के अंदर लिस्ट है 1, 2 एंड 3। ठीक है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 के अंदर एंट्री नंबर 82 दे रखा है। तो बेसिकली ये लिस्ट क्या है अलग अलग? तो गवर्नमेंट्स लिस्ट 1 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, लिस्ट 2 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट और लिस्ट 3 के अंदर दोनों ही स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है टू मेक द लॉज। और यहाँ पे जो एंट्री नंबर 82 है वो स्पेसिफिकली कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब एग्रीकल्चर इनकम के सिवाय की जो इनकम है उस पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर एंट्री के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर रखा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने बनाया है इनकम टैक्स लॉ। अब ये इनकम टैक्स लॉ क्या था हमने देखा था। इनकम टैक्स लॉ के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके बाद था हमारा इनकम टैक्स रूल्स 1962, इसके बाद हर साल फाइनेंस एक्ट आता है। ठीक है, बेसिकली जो बजट आता है उस बजट के अंदर हमारी जो निर्मला ताई है वो हर साल बजट को प्रेजेंट कर रही है कितने सालों से। तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू इनकम टैक्स एक्ट में भी कई सारे चेंजेस किए जाते हैं, रेट्स ऑफ टैक्स यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। उसके अलावा कई सारे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है या फिर सर्कुलर्स निकालती है कई सारे मुद्दों को क्लैरिफाई करने के लिए, कई सारी चीजों को अमेंडमेंट्स को नोटिफाई करने के लिए। उसके अलावा कई बार कोर्ट की रूलिंग्स होती है। कोर्ट क्या करती है? अपना जजमेंट प्रोवाइड करती है ये पर्टिकुलर एक्ट या प्रोविजन के हिसाब से, और वो भी इनकम टैक्स लॉ का पार्ट है। तो हमने देखा था कि भाई इनकम टैक्स लॉ जो है वो अकेला एक्ट नहीं है, एक्ट भी है, रूल्स भी है, फाइनेंस एक्ट को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और जो कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सब मिलाकर इनकम टैक्स लॉ हमारा बन रहा था। अब हमने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना शुरू किया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई सेक्शन को किस तरीके से रीड करते हैं। सबसे पहले होता है सेक्शन, फिर होता है सब सेक्शन, उसके बाद होता है क्लोज। ठीक है, उसके बाद होता है पैरा। कई बार उसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी होती है और कई बार प्रोविजो भी होते हैं। किसी भी चीज को कंडीशनल आपको प्रोविजन बनाना है तो हमने देखा था सेक्शन 11 को पूरा का पूरा समझा था, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें हमने देखी थी। इसके बाद हमने शुरू किया था फॉर्मली हमारा एक्ट, जहां पे हमने चार्जिंग सेक्शन जो है सेक्शन 4 ये देखा हमने। अब यहाँ पे क्या लिख रखा था वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे लिख रखा था कि भाई इनकम टैक्स जो है वो चार्ज होगा एट द रेट। रेट कहां स्पेसिफाई करेंगे? या तो फाइनेंस एक्ट में देंगे या फिर इनकम टैक्स एक्ट में देंगे। क्या बोल रहे हैं कि भाई जो इनकम टैक्स जो है इनकम टैक्स चार्ज होगा एट द रेट स्पेसिफाइड इन फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, किस पे चार्ज होगा? चार्ज ऑन पर्सन। ठीक है, पर्सन को हमने देखा था, फिर से देखेंगे, और उस पर्सन की इनकम पे चार्ज होगा। और किस साल की इनकम? प्रीवियस ईयर की इनकम। और कब चार्ज होगा? असेसमेंट ईयर में। तो हमने क्या देखा? इनकम टैक्स विल बी चार्ज एट द रेट स्पेसिफाइड इन फाइनेंस एक्ट
और इनकम टैक्स एक्ट ऑन पर्सन ऑन हिज इनकम, बेसिकली टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर इन द असेसमेंट ईयर, मतलब रेट, पर्सन, टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। हमने ये सारी की सारी चीजें तो ऑलरेडी देख ली। अब हमको रेट देखना बाकी है। पर्सन की बात करें तो पर्सन में कौन कौन आता है हमने देखा था। तो पर्सन में आपका आता है इंडिविजुअल, उसके बाद आता है आपका HUF, उसके बाद आता है AOP, BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। HUF का फुल फॉर्म हिंदू अंडरवेयर फैमिली, हमने पूरा डिटेल में देखा। उसके बाद आता है लोकल अथॉरिटी, मतलब आपकी म्यूनसिपैलिटी वगैरह हो गई, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर आता है आपकी फर्म या फिर LLP, ठीक है। इसके अलावा कंपनी आती है, कंपनी में आपकी डोमेस्टिक कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी दोनों ही आ गई। इसके अलावा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ जाती है, ठीक है। तो इतने तरीके के अलग अलग पर्सन हैं जिनकी इनकम पे टैक्स लगता है। और हमने एक और चीज देखी कि जो पर्सन है, पर्सन अगर इनकम कमा रहा है, अगर उसकी टैक्सेबल इनकम हुई तो वो बन जाएगा असेसी, ठीक है। तो एक पॉइंट देखा था कि एवरी पर्सन डिड नॉट बी असेसी बट एवरी असेसी शुड बी अ पर्सन, ठीक है। तो हमने पर्सन देख लिया। पर्सन के बाद हमने देखा था कि इनकम, तो इनकम जो टोटल दो तरीके की इनकम होती है, एक होती है टैक्सेबल इनकम, ठीक है, दूसरी होती है आपकी एग्जम्प्ट इनकम। एग्जम्प्ट इनकम मतलब सेक्शन 10 बना के दे रखा है, उसके अंदर कुछ इनकम ऐसी है जिसपे टैक्स नहीं लगता। जो बाकी की इनकम होती है टैक्सेबल इनकम, उसको टोटल 5 हेड्स में डिवाइड कर रखा है। 5 हेड कौन कौन से हैं, ये हेड्स कैसे बने हुए हैं, हेड्स बने हुए हैं इनकम के टाइप के अनुसार। सबसे पहले हमारा जो हेड आता है वो आता है सैलरीज का हेड, ठीक है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के हिसाब से जो भी आपको इनकम मिल रही है उसको कहा जाएगा सैलरी, हमने डिटेल में देखा। उसके बाद सेकंड आता है हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी आपकी मालिकी की हाउस प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पे देते हो और वहां से आपको भाड़ा मिल रहा है तो भाड़ा टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। उसके बाद जो हेड आता है वो आता है PGBP, शॉर्ट में फुल फॉर्म है इसका प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन कर रहे हो तो आपकी इनकम PGBP के हेड में कवर होगी। उसके बाद आता है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन में बताया था मैंने कि कैपिटल एसेट को सेल करने पर जो भी आपको फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, उसको कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल करेंगे। और लास्ट में हमारा हेड आता है IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऐसा हेड है जहां पे इन 4 हेड में अगर कोई इनकम नहीं आ रही है तो वो यहाँ पे फॉल होगी। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इनकम्स हैं वो इसी हेड में टैक्सेबल होती है, जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह वगैरह। तो ये हमारे 5 अलग अलग हेड थे। इन पांचों की इनकम का कैलकुलेशन डिटेल में एक एक चैप्टर है वो समझेंगे, बट हमने 5 कैटेगरी ऑफ इनकम देख लिया। इसके अलावा कई बार अनडिस्क्लोज इनकम भी होती है। अनडिस्क्लोज इनकम मतलब एक तरह से ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपके खाते में पैसा जमा हुआ है या आपने लोन ली है बट आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं उसको कहा जाता है अनडिस्क्लोज इनकम या फिर ब्लैक मनी। वहां पे फ्लैट रेट लगता है 60% टैक्स का, वो हम देखेंगे आगे। इसके अलावा हमने एक और बड़ा सेक्शन देखा जो है एग्रीकल्चर इनकम का। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एंट्री नंबर 82 है आर्टिकल 246 के अंडर, उसमें एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स देने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, बट इन लोगों ने इनकम टैक्स के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन कर रखा है। क्यों डिफाइन कर रखा है कि कल को कोई पर्सन आके ऐसा ना बोल दे कि ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है और इस पर टैक्स नहीं लगता। आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि ये एग्रीकल्चर इनकम होगी और इसके अलावा की जो भी इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। तो कई सारी इनकम ऐसी होती है, जैसे शुगर केन जो है वो आप उगा रहे हो तो वो एग्रीकल्चर इनकम है, बट शुगर केन को उगाने के बाद उसमें से शुगर बना रहे हो तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। तो क्लियरली डीमार्केशन करना पड़ेगा कि कौन सी इनकम एग्रीकल्चर होगी ताकि इस पर टैक्स ना लगाया जाए। इस तरह की शुगर केन के जैसे कई सारी इनकम्स होती है जहां पे क्लियरली डीमार्केशन करना इजी नहीं होता है। तो कुछ रूल्स भी दे रखे हैं और कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है, और कुछ रूल्स दे रखे हैं उसके बेस पे हम कैलकुलेट भी कर पाएंगे कि कितनी एग्रीकल्चर इनकम होगी और कितनी बिजनेस इनकम होगी। कई बार कंबाइंड ऑपरेशंस होते हैं, जैसे शुगर केन वाला हो गया, आप पोटैटो उगा रहे हो और पोटैटो चिप्स बना के भी बेच रहे हो तो कंबाइंड बिजनेस है। तो वहां पे हमको क्लियरली बताना पड़ेगा कि कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है और कौन सी नहीं। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर इनकम है वो कमाता कौन है, जो किसान होता है, फार्मर होता है, वो एग्रीकल्चर इनकम कमाता है। तो उसकी कमाई के 3 जरिए हो सकते हैं। पहला रेंट और रेवेन्यू, ठीक है, रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। क्या बोल रहे हैं, आपने जमीन को भाड़े पे दिया है, वहां से आपको रेंट मिल रहा है और वो लैंड जो है ना वो यूज हो रही है एग्रीकल्चर के लिए। मतलब आप किसान हो, आप खेती खुद नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं और रह रहे हो, आपकी गांव में जमीन है, आपने उसको किसी और किसान को जो वहां पे खेती कर रहा है उसको भाड़े पे दी और वो जो भाड़े की इनकम मिल रही है
that will be considered as agriculture income। अब भाड़ा मिल सकता है रुपए के फॉर्म में या फिर काइंड में भी मिल सकता है। कई बार ऐसा डील होता है कि भाई जो भी सामान उगेगा, जो भी प्रोड्यूस निकलेगा, उसमें से आधा आधा कर लेंगे, तो वो जो काइंड में मिल रहा है या कैश में मिल रहा है, दोनों ही मेरी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। आप खुद उगा रहे हो और उसको बेसिक ऑपरेशन करके मार्केट में बेच दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने शुगर केन उगाया, कट किया, बेच दिया। मूंगफली उगाई, मूंगफली को छीला, अंदर से मूंगफली निकाली, बेच दिया। मूंग उगाया, मूंग का भी जो फली होती है, फली तोड़ के अंदर से मूंग निकले, उसको आपने बेच दिया। मतलब मूंग की फली को तोड़कर क्रश करके मूंग निकाल के आपने बेच दिया, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। ठीक है, इससे आगे की जो फर्दर प्रोसेस होती है वो हम देखेंगे आगे कि भाई मूंग की फली में से मूंग निकाल कर उसकी दाल बना के पल्स मिल में प्रोसेस करके फिर बेचना, तो वो कंबाइंड ऑपरेशन है, उसको कैसे डील करेंगे हम आगे देखेंगे। इसके अलावा तीसरी तरह की जो इनकम है वो हो सकती है फार्म बिल्डिंग से। फार्म बिल्डिंग मतलब बेसिकली क्या है, जो खेत है उसके इमीडिएट विसिनिटी में आपका एक बिल्डिंग है जहां पे आपने उसको स्टोरेज के लिए भाड़े पे दे रखा है या फिर किसी को रहने के लिए भाड़े पे दे रखा है। किसको दे रखा है भाड़े पे रहने के लिए? जो एग्रीकल्चर के ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, या फिर आपका खुद का खेत है, आपने आपके खेत के पास में घर बना रखा है ताकि आपके जो वर्कर्स है वो रह पाए, तो वहां से जो भी आपकी इनकम हो रही है स्टोरेज से या जो भी, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। बट उसके यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि भाई आपके खेत के जस्ट पास में होना चाहिए, इमीडिएट विसिनिटी में होना चाहिए। दूसरी चीज, वो किस लिए यूज होना चाहिए? स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या फिर जो आदमी काम कर रहे हैं उनके रहने के लिए यूज होना चाहिए। उसके अलावा एक और कंडीशन है, वन मोर कंडीशन इज देयर, कि वो कंडीशन ये है खेती की जो जमीन होती है वहां पे जो वहां की लोकल पंचायत होती है वो महसूल वसूल करती है। तो वो जो पर्टिकुलर घर बना हुआ है उस पे जो लोकल टैक्सेस है, महसूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो अगर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। या फिर दूसरी कंडीशन है कि भाई वो ऐसी जगह पे है जहां की पॉपुलेशन 10,000 से कम है, 10,000 से कम की पॉपुलेशन वाला गांव है, तो वहां की जो भी फार्म बिल्डिंग होगी इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड के बाजू वाली जो भी जमीन होगी वो फार्म बिल्डिंग कहलाएगी। और वहां पे अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर कर रहे हो या फिर आपने वर्कर्स को रहने के लिए भाड़े पे दिया है तो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। अब ये 10,000 की पॉपुलेशन वाला जो रूल है, उसके अलावा यहाँ पे और भी कंडीशन दे रखी है कि भाई सेम गांव की पॉपुलेशन 10,000 से कम है, बट आपके आसपास कोई ऐसी सिटी है जहां पे 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है, 1 लाख तक है, तो उस पर्टिकुलर सिटी के 2 किलोमीटर के आसपास के एरिया के अंदर अगर आपका गांव आ जा रहा है तो भी आपका गांव जो है वो ये एग्रीकल्चर की कंडीशन में नहीं आएगा। आपके आसपास का कोई ऐसा शहर है जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच है, तो उसके आसपास का 6 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पे भी आप इस एग्रीकल्चर इनकम का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते फार्म बिल्डिंग वाला। और आपके आसपास कोई ऐसा शहर है जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो उसके 8 किलोमीटर के एरिया में आपका अगर गांव पड़ जा रहा है तो आप भी ये बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। तो बेसिकली फार्म बिल्डिंग में एकदम क्लियर है, कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कि भाई एग्रीकल्चर में आप प्योर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो। बेसिक ऑपरेशन क्या होता है कि भाई आपने प्रोड्यूस उगाया, शुगर केन कट किया, मार्केट में बेच दिया, बेसिक ऑपरेशन। आपने मूंग उगाया, मूंग की जो फली है उसको प्लग किया, उसको क्रश किया, मूंग निकाला, बेच दिया, बेसिक ऑपरेशन। मूंगफली उगाई, मूंगफली की जो फली को तोड़ा, उसको आपने क्रश किया, अंदर से दाने निकाले, सुखाया, बेच दिया, बेसिक ऑपरेशन। बट कई बार क्या होता है, आप बेसिक ऑपरेशन के साथ साथ कुछ एडिशनल ऑपरेशंस करते हो ताकि जो आप प्रोड्यूस बना रहे हो उसका भाव मार्केट में बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल आपने शुगर केन उगाया, शुगर केन उगाने के बाद आपने कट किया और उसमें से आपने क्या कर दिया, जैगरी बना दिया या फिर शुगर बना के आपने बेच रहे हो। तो यहाँ पे आपके 2 पार्ट हो गए। एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो आपका शुगर केन है, जो शुगर जो है वो एक तरह से आपकी कॉमर्शियल बिजनेस ऑपरेशन है, तो यहाँ पे इन दोनों की इनकम को सेपरेट करना पड़ेगा। सेम वे आपने पोटैटो उगाया, आलू उगाया, आलू को आपने तोड़ा, मार्केट में बेच दिया, एग्रीकल्चर बेसिक ऑपरेशन। बट आलू को आपने तोड़ा, उसको आपने सॉर्ट किया और उसमें से आपने पोटैटो चिप्स बना के फिर मार्केट में बेची, तो यहाँ पे कंबाइंड ऑपरेशन हो गए। तो यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं, रूल नंबर 7, 7A, 7B और 8। तो ये 3 रूल तो स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर आइटम्स के लिए हैं। पहले हम रूल 7 देख लेते हैं। तो यहाँ पे रूल 7 में बेसिकली ये बोला हुआ है कि आप अगर ऐसा कंबाइंड ऑपरेशन कर रहे हो, शुगर केन की बात करते हैं, तो आपने शुगर केन उगाया आपने फॉर एग्जांपल 5 लाख का खर्चा किया और अब इसको मार्केट में आप 10 लाख में बेच सकते हो। तो आपने 5 लाख का खर्चा किया और 10 लाख में बेच सकते हो, तो आपकी 5 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। ठीक है, सेल प्राइस ले रहा हूं, ये मैं ले रहा हूं कॉस्ट।
ठीक है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, सेलिंग प्राइस, एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो जाएगी 5 लाख। बट आपने क्या किया, ये 10 लाख में नहीं बेचा आपने क्या किया, ये 5 लाख की कॉस्ट के ऊपर 2 लाख की कॉस्ट और लगाई, टोटल 7 लाख की कॉस्ट हो गई, पर उसको आपने 15 लाख में शुगर को बेच दिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 5 लाख की कॉस्ट लगा के आपने शुगर केन उगाया, उसको आप 10 लाख में वैसा का वैसा बेच सकते थे, तो आपको 5 लाख रुपए की जो इनकम होती दैट विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। बट आपने क्या किया, आपने उसमें 2 लाख का खर्चा और किया, प्रोसेस किया, और 7 लाख का टोटल खर्चा हो गया। अब उसमें से शुगर जो बनी उसको आपने 15 लाख में बेच दिया। अब यहाँ पे 2 एक्टिविटी हो रही है। तो अगर मैंने शुगर केन उगा के डायरेक्टली बेच दिया होता तो मेरे को एग्रीकल्चर इनकम होती 5 लाख की, बट मैंने आगे शुगर बना के बेची तो मेरे को एक्स्ट्रा पैसा मिला। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन का सिंपल तरीका, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो अल्टीमेट सेल प्राइस है वो ले लो 15 लाख, उसमें से मार्केट प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू ले लो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। तो भाई शुगर केन को ऐसा कैसा बेचता तो 10 लाख मिलता, तो ये माइनस करोगे तो जो 5 लाख आ रहा है वो आपकी बिजनेस इनकम है, ठीक है। बट आपने इसको शुगर में कन्वर्ट करने के लिए 2 लाख का खर्चा किया, ठीक है, तो ये एक्सपेंस आप माइनस कर दोगे तो 3 लाख आपका क्या हो गया, बिजनेस या फिर पीजीबीपी का इनकम, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, आप सेलिंग प्राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ले लो 10 लाख, और एग्रीकल्चर के कल्टीवेशन के लिए जो खर्चा लगा 5 लाख वो माइनस कर दो तो आपको 5 लाख मिल जाएगा। ये कहलाएगी आपकी एग्रीकल्चर इनकम। तो यहाँ पे हम देखते हैं समराइज, 15 लाख में शुगर बेची, 7 लाख का खर्चा लगा, टोटल इनकम होनी चाहिए 8 लाख की, बट 8 लाख के 2 पार्ट है, 3 लाख इज बिजनेस इनकम एंड 5 लाख इज एग्रीकल्चर इनकम। तो इस तरीके से सेम तरीके से आप पोटैटो का एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। आपकी बुक में आपको मैंने ये शुगर केन वाला एग्जांपल कराया हुआ है। तो इस तरीके के जो ऑपरेशंस होंगे उसमें आप रूल 7 के हिसाब से करोगे। अब यहाँ पे 3 रूल दे रखे हैं जो स्पेसिफिकली कुछ आइटम्स के लिए हैं। सबसे पहला बात करते हैं रबर की, बात करते हैं तो रूल 7A है, यहाँ पे रबर से जो अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं उसकी इनकम को कैसे बाइफिकेट करते हो। तो सिंपल है, रबर के अंदर से जो भी प्रोडक्ट डिराइव करके आप बना रहे हो, लेटेक्स वगैरह, तो वहां पे आपकी जो भी टोटल इनकम हो रही है उसका 65% जो इनकम है वो कहलाएगा एग्रीकल्चर इनकम, 35 कहलाएगा पीजीबीपी या बिजनेस इनकम। सेम वे यहाँ पे कॉफी है, तो कॉफी में 2 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है ग्राउंड एंड क्योर्ड। सिंपल, आपने कॉफी बीन्स निकाला और बेच दिया, ठीक है। तो कॉफी बीन्स निकाल के आप अगर बेच दे रहे हो, ठीक है, जो ग्रीन कलर का होता है, तो वहां पे आपकी 75% इनकम कहलाएगी एग्रीकल्चर इनकम, 25% कहलाएगी बिजनेस इनकम, ठीक है। बट एक्चुअली आपने देखा होगा तो कॉफी बीन्स जो होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, तो भाई उसको क्या करना पड़ता है, ग्राउंड एंड क्योर्ड करने के बाद उसको रोस्ट करते हैं और फिर उसको ग्राउंडेड करते हैं, उसके जो बाहर का कवर है उसको निकाल देते हैं, ठीक है, तब जाके वो कॉफी बीन्स बनते हैं। तो कॉफी बीन्स अगर आप डायरेक्टली बना के बेच रहे हो तो वहां पे आपकी टोटल इनकम का 60% वुड बी एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% विल बी बिजनेस इनकम। और लास्ट में रूल 8 है टी का, तो टी में एक ही तरह का ऑपरेशन है, यहाँ पे आपकी 60% इनकम होगी एग्रीकल्चर, 40% होगी आपकी पीजीबीपी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये होगी आपकी एग्रीकल्चर इनकम, ये होगी आपकी पीजीबीपी, ये होगी एग्रीकल्चर, ये होगी पीजीबीपी, एग्रीकल्चर पीजीबीपी, एग्रीकल्चर पीजीबीपी, ठीक है। तो आपने एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पूरा का पूरा समझ लिया। अब हमने कई सारे हेड्स की इनकम देखी, सारे हेड्स की इनकम का टोटल जब करते हैं उसको कहते हैं जीटीआई, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ डिडक्शंस एलिजिबल होते हैं, मैंने आपको बताया था सेक्शन 80C टू 80U, ठीक है, जिसको कहा जाता है चैप्टर 6A, ठीक है। ये चैप्टर 6A के कुछ डिडक्शंस होते हैं, ठीक है। कई बार आप क्या करते हो, LIC की प्रीमियम भरते हो, एजुकेशन फीस भरते हो, हाउसिंग लोन का रिपेमेंट करते हो, इसके अलावा आप मेडिक्लेम भरते हो, उसके अलावा आप हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है वो पेमेंट कर रहे हो, तो कई सारे डिडक्शंस एलिजिबल होते हैं, डोनेशन वगैरह, पॉलिटिकल डोनेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन, ये जो क्वालिफाइंग डिडक्शन होते हैं उसको आपको यहाँ से माइनस करना है, विद इन द लिमिट जो भी होता है उसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल इनकम। और इस टोटल इनकम पर हम टैक्स चार्ज करते हैं ताकि हम टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट कर सके। तो हमने जो रिवीजन किया, इस रिवीजन के अंदर हमने पूरी की पूरी डे 1 से लेकर डे 2 तक जो भी हमने पढ़ा वो हमने देख लिया। अब हम हमारे टैक्स के जो रेट है इस पे आ सकते हैं। अब इनकम टैक्स के अंदर जो टैक्स लगता है ना, वो 2 तरह के टैक्स रेट्स होते हैं, ठीक है। एक है हमारा नॉर्मल टैक्स रेट्स, दूसरा है स्पेशल टैक्स रेट्स, ठीक है। नॉर्मल टैक्स रेट बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि भाई स्पेशल
रेट ऑफ टैक्स या स्पेशल टैक्स रेट्स क्या होते हैं। तो सर्टेन इनकम्स हैं, सर्टेन टाइप ऑफ इनकम्स हैं, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगते हैं जो नॉर्मल रेट से अलग है। सबसे पहली जो इनकम आती है वो कैपिटल गेन के हेड में आती है। तीन तरह की इनकम, तीन अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन 112, 112A और 111A। ठीक है, यहाँ पे कुछ इनकम्स जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो रही है, जहां पे इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नहीं है, उसको सेल करने पे जो भी गेन हो रहा है वहां पे आपको 20% विद इंडेक्सेशन या फिर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, ये हमारा स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है। और जहां पर भी 20% प्लस प्लस है, दो चीजें हम ऐड करेंगे इसके अंदर, 12.5% में भी प्लस प्लस है। इसके अलावा 112A और 111A जो है वो इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के बारे में है। 112A जो है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यहाँ पे आपको 12.5% टैक्स लगता है। और 111A जो है वहां पे आपको 20% टैक्स लगता है। तो ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कैपिटल गेन के हेड के अंदर है। इसके अलावा एक और सेक्शन है 115BB, दूसरा एक सेक्शन है 115BBJ और एक और है 115BBE। इसको समझते हैं। 115BB जो है वो है आपकी लॉटरी वाली इनकम। ठीक है, इसमें आपको 30% टैक्स लगता है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, विनिंग फ्रॉम एनी गेम्स, ऑनलाइन गेम के अलावा वाली। और ऑनलाइन गेम जो है वो इसमें कवर होता है, ऑनलाइन गेम्स। अब ये ऑनलाइन गेम में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो नेट इनकम आपकी हो रही है खर्चा माइनस करने के बाद, उस पे आपको टैक्स लगता है 30%। यहाँ पे आपकी ग्रॉस पे लगता है, यहाँ पे नेट पे लगता है। और 115BB जो है वो है आपका ब्लैक मनी, यहाँ पे आपको 60% टैक्स लगता है। तो इतने तरह के आपको स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, जहाँ पे कैपिटल गेन्स, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, ऑनलाइन गेम्स की नेट इनकम और ब्लैक मनी जो होता है आपका, जहाँ पे आपके अनएक्सप्लेन क्रेडिट वगैरह है, वहाँ पे 60% टैक्स लगता है। तो ये सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम है जहाँ पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है। तो इतने हमारे स्पेशल टैक्स रेट है। अब बात करते हैं नॉर्मल की। तो नॉर्मल टैक्स रेट में भी दो तरह से टैक्स चार्ज होता है, एक होता है फिक्स रेट पर, ठीक है, दूसरा होता है स्लैब वाइज। तो हमारे दो तरह के टैक्स रेट हो सकते हैं, नॉर्मल टैक्स रेट जहां पे फिक्स रेट भी हो सकता है या फिर स्लैब वाइज भी हो सकता है, स्पेशल टैक्स रेट कुछ पर्टिकुलर इनकम्स पे है। अब यहां पे ये वाली जो इनकम है ना, ये पर्सन वाइज डिफरेंट हो सकती है। ये वाले जो टैक्स रेट है ना, ऑल पर्सन जो भी है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, कंपनी, फर्म, एलएलपी, सबके लिए ये वाली रेट तो सेम रहने वाली है। बट जो स्लैब वाइज इनकम या फिक्स रेट है वो अलग अलग हो सकती है। तो अब हम देखते हैं जो नॉर्मल टैक्स रेट है हमारी, वो पर्सन वाइज कैसे अलग अलग होने वाली है। तो यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ पर्सन बना देते हैं जिनकी सिमिलर टैक्स की ट्रीटमेंट होती है। तो यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनका एक ग्रुप है। दूसरा आपका फर्म, एलएलपी और आपकी लोकल अथॉरिटी, इनका एक ग्रुप है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अलग ही ग्रुप है। इसके अलावा कंपनी में भी दो तरह की कंपनी है, डोमेस्टिक, इसके अलावा है फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो सबके टैक्स रेट अलग है। तो हमारे जो नॉर्मल टैक्स है वो इन चार अलग अलग ग्रुप के अलग अलग टैक्स लगने वाले हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी जो है उसका हम बाद में देखते हैं, पहले हम बाकी के तीन का देख लेते हैं। बात करें फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी की, तो यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल इनकम है उस पर 30% प्लस प्लस ये फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है। तो जो भी इनकम होगी स्पेशल इनकम के अलावा वाली, क्योंकि स्पेशल इनकम में तो हमारे जो स्पेशल टैक्स के रेट है उसके हिसाब से टैक्स लगने वाला है, बट जो नॉर्मल इनकम है उस पर 30% प्लस प्लस लगने वाला है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे स्लैब वाइज टैक्स है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम अप टू 10,000 है तो यहाँ पे जो भी इनकम है उस पर 10% टैक्स लगेगा। 10,000 से लेकर 20,000 तक की जो भी इनकम है उस पर लगेगा 20%, और 20,000 से ऊपर की जो भी इनकम है उस पर लगेगा 30%।
तो अगर किसी की इनकम 30,000 रुपए है तो पहले 10,000 पे 10%, बाकी के 10,000 पे 20% और उसके ऊपर जो भी इनकम है उस पर 30%, इस तरीके से टैक्स होगा। अब बात करते हैं कंपनी की। तो कंपनी में, फॉरेन कंपनी में फ्लैट 35% टैक्स है, इसमें भी आपको प्लस प्लस करना है। जो भी स्पेशल इनकम है वहां पे जो स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स लगने वाला है। तो बात करें डोमेस्टिक कंपनी की, तो डोमेस्टिक कंपनी में टोटल 4 कैटेगरी है। सबसे पहले बात करें 15% प्लस प्लस, दूसरा है 22% प्लस प्लस, तीसरा है 25% प्लस प्लस और चौथा है 30% प्लस प्लस। ठीक है, तो कंपनी के केस में टोटल 4 अलग अलग रेट्स हैं। चारों रेट्स के लिए कुछ कंडीशंस है, अगर आप वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो एज ए डोमेस्टिक कंपनी तो आपको वो पर्टिकुलर टैक्स रेट पे करना है। तो अब देखते हैं क्या कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अगर आपको ये पर्टिकुलर टैक्स रेट लेने हैं। तो सबसे लोएस्ट टैक्स रेट 15% प्लस प्लस। तो गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की एक स्कीम थी, जहां पे इन्होंने अनाउंस किया था कि अगर कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाता है और कंपनी को फॉर्म करता है ड्यूरिंग द पीरियड 1/10/19 टू 31 मार्च 24, न्यू कंपनी जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, तो उस कंपनी को 15% प्लस प्लस का टैक्स रेट लगने वाला है फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है, इसका सेक्शन है 115BAB। ठीक है, बात करते हैं 22% की, तो इसका सेक्शन है 115BAA। तो इस सेक्शन में बोला गया है कि कंपनी को कुछ डिडक्शंस छोड़ने पड़ेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह कुछ डिडक्शंस होते हैं, 80 सेक्शन 80 के कुछ डिडक्शंस होते हैं, वो अगर आप छोड़ दे रहे हो तो आपको कंसेशनल टैक्स रेट लगेगा 22% वाला। बात करते हैं 25% की, तो प्रीवियस ईयर 23-24 का अगर आपका टर्नओवर जो है इट इज लेस देन और इक्वल टू 400 करोड़, तो आप 25% प्लस प्लस टैक्स रेट दोगे। और उसके अलावा की जो बाकी कंपनीज है जो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में फॉल नहीं हो रही है, उनको रेस्ट ऑफ द कंपनीज को 30% प्लस प्लस टैक्स पे करना है। तो कंपनी के केस में टोटल 5 है। कंपनी डोमेस्टिक 15% वाली, 22% वाली, 25% वाली, 30% वाली और फॉरेन कंपनी 35%। तो और स्पेशल इनकम पे तो स्पेशल टैक्स रेट जो दिया है वही लगने वाला है। हमने इंडिविजुअल एचयूएफ के ग्रुप को छोड़कर बाकी सारे ग्रुप की इनकम कैसे टैक्स होगी वो देख ली। तो चलिए अब समझते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी के किस तरीके के टैक्स के रेट्स लगते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 कैटेगरी ऑफ टैक्स की स्कीम्स हैं। ठीक है, एक को कहा जाता है ओल्ड स्कीम, एक को कहा जाता है न्यू स्कीम। पहले बात करते हैं ओल्ड की, फिर हम न्यू पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो टैक्स लगते हैं वो लगते हैं स्लैब वाइज। यहाँ पे हमारा इनकम और यहाँ पे टैक्स का रेट इस तरीके से है। इनकम अगर आपकी 0 to 2.5 लाख है तो जो टैक्स का रेट होगा वो होगा 0, मतलब 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं होने वाला। ये 2.5 लाख जो है ना, इसको कहा जाता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है तो आपका जो टैक्स रेट होगा वो होगा 5%, मतलब 2.5 लाख तक की इनकम पे 0, 2.5 से 5 लाख की जो इनकम है, मतलब 2.5 to 5 लाख, 2.5 लाख हो सकती है मैक्सिमम, उस पे लगेगा आपका 5%। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम पर जो टैक्स रेट है वो है 20%। ठीक है, 5 से डायरेक्टली 20%। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो वहां पे आपका जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 30%। तो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका टैक्स आएगा उसमें आपको करना है प्लस प्लस। ठीक है, प्लस प्लस के बारे में बाद में समझेंगे। गवर्नमेंट हर जगह सीनियर सिटीजन को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, तो यहां पे भी जो इंडिविजुअल रेसिडेंट है और उनकी एज जो है वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 ईयर प्लस है तो उनको कहा जाएगा सीनियर सिटीजन। सेम वे अगर एज जो है प्रीवियस ईयर के दौरान 80 ईयर से प्लस है तो उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, अब इन लोगों के लिए रेसिडेंट इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन है या फिर रेसिडेंट इंडिविजुअल जो सुपर सीनियर सिटीजन है, उन लोगों के लिए थोड़े से स्लैब रेट अलग है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेशन दिया गया है। क्या कंसेशन दिया गया वो बाद में देखते हैं, पहले ये सीनियर सिटीजन का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, उसको क्लैरिफाई कर देते हैं। ठीक है, अब
एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पर्सन है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 1/4/1965, ठीक है। अब ये पर्सन अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करेगा 2025 में, तो उसका बर्थडे पड़ेगा 1/4/2025 को, ठीक है। बट जनरली स्पीकिंग इस पर्सन की अगर हम एज कैलकुलेट करेंगे तो ये 60 साल का कब हुआ, 1/4/1965 से लेकर हम डेट लेंगे 31 मार्च 2025, इस दिन ये एग्जैक्ट 60 साल का हो जाएगा। और जिस दिन वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1/4/25 को, ये 60 साल का नहीं रहा, 60+ ईयर का हो गया है। बोलते हैं कि 61वां साल उसको बैठ गया है। तो यही हमारी कंडीशन है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किसी भी टाइम पे अगर उसकी एज 60 ईयर से ज्यादा है, तो इस केस में 1/4/25 पे इसकी एज 60 साल नहीं है, 60 से एक दिन ज्यादा है, तो उसको कहा जाएगा सीनियर सिटीजन। सेम वे उस दिन अगर ये पर्सन 1965 की जगह 45 में पैदा होता, 1945 में, तो उसको कहा जाता सुपर सीनियर सिटीजन। पर यहीं पे अगर इसकी बर्थ डेट 1 की जगह 2 तारीख हो जाती, तो उसको 60 साल कंप्लीट करने के लिए 1 और साल वेट करना पड़ता और नेक्स्ट ईयर से उसके लिए सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन वाले स्लैब्स लागू पड़ते। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट ने भी सर्कुलर से ये कंफ्यूजन क्लियर किया है। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई पर्सन हमारे असेसमेंट ईयर के लिए कोई पर्सन 1/4/65 को उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो वो 60 साल का हो जाएगा फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27। बट अगर उसकी 1/4/65 के बाद अगर डेट पड़ रही है 2 तारीख या फिर उससे बाद में, तो वो सीनियर सिटीजन बनेगा उसके नेक्स्ट ईयर में। जिस साल में हम असेसमेंट करेंगे उस साल में वो सीनियर सिटीजन नहीं कहलाएगा और उस पर जो नॉर्मल टैक्स के रेट है हमारे ये वाले लागू पड़ने वाले हैं, ठीक है। और सेम वे सुपर सीनियर सिटीजन में भी आपको ध्यान रखना। अब स्लैब रेट क्या है, तो स्लैब रेट बन जाते हैं सीनियर सिटीजन के लिए 0 से 3 लाख 0 टैक्स, 3 to 5 5%, 5 to 10 20% और 10+ 30%, और जो भी टैक्स आएगा उसमें आपको प्लस करना है। मतलब 2.5 लाख की जगह आपका 3 लाख आ जाने वाला है। सेम वे अगर बात करें सुपर सीनियर सिटीजन की, तो यहाँ पे 0 to 5 हो जाता है 0, 5 to 10 20% और 10+ 30%, और आपको प्लस करना है। तो बेसिकली इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है उसके लिए ये वाले स्लैब लागू पड़ेंगे, और सुपर सीनियर सिटीजन जिसके 80 साल से ज्यादा एज है उसके लिए ये वाले लागू पड़ेंगे। बट कंडीशन क्या है, ही शुड बी रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज इस कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 पर्सन है, ठीक है। तो ये सुपर सीनियर सिटीजन और सिटीजन वाला बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, HUF, AOP, BOI, AJP में ऐसा कुछ कंसेप्ट होता नहीं है। तो इस तरीके से आपके टैक्स के रेट होने वाले। तो ओल्ड स्कीम को पढ़ने के बाद हम न्यू स्कीम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम बार बार जो रेफर कर रहे हैं प्लस, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं हमेशा कि जो भी टैक्स निकलेगा उसमें आपको 2 चीजें प्लस करनी है, प्लस, ठीक है। तो जो भी आपका टैक्स निकल रहा है उसका कैलकुलेशन कैसा होता है, टैक्स निकला आपका नॉर्मल या फिर आपका स्पेशल रेट के हिसाब से वो ले लो, उसमें आपको प्लस करना है सरचार्ज, ठीक है। तो सरचार्ज के बारे में समझते हैं, सरचार्ज है क्या, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो ज्यादा पैसा कमाए उससे ज्यादा टैक्स लिया जाए, और हमारा जो डायरेक्ट टैक्स का सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव सिस्टम है, मतलब जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ टैक्स आपसे लिया जाए। गवर्नमेंट ने कुछ स्लैब तो डिफाइन कर दिए कि भाई 5 लाख से ऊपर है 10 लाख तक है तो 20%, 10 लाख के ऊपर आपकी टैक्स जो लगेगी 30% लगेगी। बट उससे भी ज्यादा 50 लाख से ऊपर कमाने वाले, 1 करोड़ से ऊपर कमाने वाले, 5 करोड़ से ऊपर कमाने वाले, उससे ज्यादा रेट ऑफ टैक्स लेने के लिए गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म बनाया जिसको कहते हैं सरचार्ज, ठीक है। तो अलग अलग लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से जो बेसिक टैक्स आपने गिना वो तो गिन ही लेना है, उसके ऊपर अगर उस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो तो जो टैक्स है उस पे आपको सरचार्ज ऐड करना है, ठीक है। तो ये सरचार्ज जो भी आपका रेट होगा अलग अलग, इसके अंदर आपके 10, 12, 15, 25, 37% तक सरचार्ज जाता है। तो आपको टैक्स गिन लेना है, उस पर सरचार्ज ऐड कर देना है, और जो भी फिगर आ रही है उस फिगर पे एक और प्लस, एक प्लस तो हो गया सरचार्ज, दूसरा एक प्लस किया जाता है जिसको बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। इसका रेट फिक्स है 4%। तो आपको क्या करना है, आपकी नॉर्मल या स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से आप टैक्स कैलकुलेट कर लो, ठीक है। फिर आप चेक करो कि आप पे सरचार्ज एप्लीकेबल है, अगर एप्लीकेबल है तो सरचार्ज की अमाउंट आपको गिन लेनी है। ये परसेंटेज किस पे अप्लाई करना है,
जो आपका टैक्स आया है उस पर, फिर टोटल कर दो टैक्स प्लस सरचार्ज, उस पे आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है 4%, ये हमेशा होगा। अगर सरचार्ज 0 है तो भी आपका इस पर्टिकुलर टैक्स प्लस 0 जो भी आएगा उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगने वाला है। इसका जब आप समेशन करोगे तो टैक्स प्लस प्लस करोगे तो आपकी टैक्स की जो लायबिलिटी है वो आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये प्लस प्लस जो है वो आपका सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस था। सरचार्ज जो है वो हर जगह अलग अलग हो सकता है। हायर इनकम होने पर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स का रेट बनाने के लिए सरचार्ज अनाउंस करती है, ठीक है। अब ये सरचार्ज जो है हर जगह अलग अलग है। अभी हमने जो पढ़ा, हमारा जो ओल्ड रिजीम है इसके अंदर सरचार्ज किस तरीके से है इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी के लिए, वो देख लेते हैं। फिर हम न्यू स्कीम पढ़ेंगे कंसेशनल रेट वाली, वहां पे जो सरचार्ज है वो अलग रेट से, कंपनी के केस में अलग सरचार्ज है, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के लिए भी अलग सरचार्ज है। तो हमको सरचार्ज का पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद सरचार्ज के बाद एक मार्जिनल रिलीफ करके एक पॉइंट आता है, वो भी हम समझेंगे। तो अब बात करते हैं सरचार्ज इन ओल्ड रिजीम फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी, ठीक है। तो यहां पे अगर इनकम 50 लाख से प्लस जाती है बट अप टू 1 करोड़ है तो सरचार्ज का जो रेट है वो लगता है 10%। फिर अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ तक है, मतलब 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक की अगर इनकम है तो जो सरचार्ज लगेगा वो लगेगा 15% के हिसाब से, ठीक है। बट उससे भी ज्यादा अगर इनकम है, 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है, तो सरचार्ज का रेट है 25%। और अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो सरचार्ज का रेट हो जाएगा 37%, ठीक है। तो अगर आपका 30% टैक्स आ रहा है तो उस पर ये 10% ऐड होगा, या फिर 15% ऐड होगा, या फिर 25% ऐड होगा, या फिर 37% ऐड होगा। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं कि जो स्पेशल रेट की जो टैक्स है वहां पे मैक्सिमम सरचार्ज जो है वो कितना हो सकता है 15%। तो अब इसको समराइज करते हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आपको कोई भी सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है, 0 सरचार्ज है। बट आपकी इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ तक है तो जो भी आपका टैक्स आ रहा है उसमें आपको सरचार्ज ऐड करना है @10%। फिर बात करें 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ तक है तो वहां पे आपको 15% सरचार्ज देना है। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो आपको 25% सरचार्ज देना है। 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% सरचार्ज देना है। बट स्पेशल रेट की जो टैक्स है जिसके अंदर कैपिटल गेन्स, डिविडेंड और ये सब चीजें आ गई, उसमें आपको मैक्सिमम सरचार्ज कितना देना है 15%, ये आपको ध्यान रख। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे ऊपर बाइफिकेशन की तरफ। तो मैंने जैसे बताया आपको कि 2 तरह की स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी के लिए 2 तरह की स्कीम है। ओल्ड वाली हमने ऑलरेडी पढ़ ली। ये ओल्ड वाली स्कीम जो है वो आपकी ऑल्टरनेट स्कीम है। क्या है? ऑल्टरनेट स्कीम। मतलब जो मेन स्कीम है उसको कहा जाता है न्यू स्कीम, जिसका सेक्शन है सेक्शन 115 BAC। ये हमारी कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स की स्कीम है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट किसी भी पर्सन के इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी के लिए ये वाली स्कीम बाय डिफॉल्ट आ जाती है। बाय डिफॉल्ट मतलब इनकम टैक्स का जो भी फॉर्म होता है वहां पे अगर आप कुछ भी नहीं करते, कुछ भी अपने हिसाब से चेंज नहीं करते तो न्यू रिजिम के हिसाब से आपका टैक्स का कैलकुलेशन होता है। बट अगर आप चाहो तो ओल्ड के हिसाब से कर सकते हो, लुकिंग इनटू द डिफरेंस आपके क्या आ रहे हैं, कहाँ पे आपको फायदा हो रहा है। आप ऑप्ट आउट, इस पर्टिकुलर न्यू स्कीम से आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्ट आउट करने के लिए कुछ कंडीशन है, वो बाद में देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरीके के इसके टैक्स रेट या इसके टैक्स के स्लैब्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए सबके लिए सेम है। इंडिविजुअल के लिए रेसिडेंट और सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन वाला कोई कंसेप्ट यहाँ पे होने वाला नहीं है। यहाँ पे एक ही तरह का स्लैब रेट्स है। देख लेते हैं किस तरीके के स्लैब रेट चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकम, अगर यहाँ पे इनकम ले लेते हैं, यहाँ पे हम टैक्स का रेट ले लेते हैं। अगर आपकी इनकम 0 to 4 लाख है
मतलब ओल्ड स्कीम में आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख था, अलग अलग केस के हिसाब से। यहाँ पे सबके लिए सेम है 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स, ठीक है। उसके बाद 4 से 8 लाख तक की इनकम पर आपको जो टैक्स का रेट लगेगा वो लगेगा 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 हर 4-4 लाख के गैप में टैक्स का रेट चेंज हो रहा है 20%, 20 से 24 लाख 25%, और 24 लाख के प्लस है तो आपको 30% टैक्स का रेट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका टैक्स का रेट रहेगा। इसमें भी आपका जो भी टैक्स आ रहा है उसमें आपको प्लस प्लस करना है। तो यहाँ पे रेसिडेंट सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग से बेनिफिट नहीं है। ये इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP सबके लिए सेम है अगर आप इस पर्टिकुलर स्कीम को रहने देते हो तो, ठीक है। कि भाई यहाँ पे हमारी जो 115 BAC जो है, यहाँ पे जो सरचार्ज है, सरचार्ज का जो रेट है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? अगर आपकी इनकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है तो आपका सरचार्ज लगेगा 10%, अप टू 50 लाख है तो 0, 50 टू 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15%, और 2 करोड़ से प्लस होगा वहां पे आपका 25% सरचार्ज लगेगा। मतलब यहाँ पे ओल्ड और न्यू में सरचार्ज में फर्क क्या है? फर्क इतना ही है कि सरचार्ज में 50 लाख से 1 करोड़ तक सेम है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक भी सेम है, 2 करोड़ से ऊपर न्यू स्कीम में 25% मैक्सिमम है, बट ओल्ड वाले में 2 से 5 तक 25% है और 5 के ऊपर 37% है। तो यहाँ पे सरचार्ज का जो रेट है वो न्यू स्कीम में थोड़ा सा कम है फॉर इनकम अबोव 5 करोड़। अबोव 5 करोड़ में यहाँ पे आपको 37% देना है, यहाँ पे आपको 25% ही देना है। दोनों का कंपेरेटिव अगर बनाए तो ये मैं ले लेता हूँ ओल्ड, ये ले लेता हूँ न्यू, ठीक है। तो अप टू 50 लाख दोनों में कुछ भी नहीं है, 50 लाख टू 1 करोड़ इधर भी 10%, इधर भी 10%। बात करें 1 करोड़ टू 2 करोड़, यहाँ पे है 15%, यहाँ पे भी है 15%। यहाँ से 2 टू 5 करोड़ की बात करें तो ओल्ड में हो जाता है 25%, न्यू में भी हो जाता है 25%, बट अबोव 5 करोड़ ओल्ड में हो जाता है 37%, बट न्यू में 25% ही है। मतलब मैक्सिमम सरचार्ज जो है वो न्यू स्कीम में कितना है 25%, यहाँ पे 37% जाता है। पर्सन को उसकी इनकम के हिसाब से देख लेना है कि कहाँ पे उसको बेनिफिट मिल रहा है, उस हिसाब से उसको ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट करना है। अब ये ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन क्या है उसको समझते हैं। अब जो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आपका AJP है उसके पास 2 अल्टरनेटिव है, एक ओल्ड स्कीम का अल्टरनेटिव, दूसरा उसके पास है न्यू स्कीम का अल्टरनेटिव, ठीक है। अब ये न्यू और ओल्ड, इसमें जहां पे उसको बेनिफिट हो रहा होगा वही स्कीम वो चूज करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, वो कोई भी कंडीशन ले सकता है। कब? अगर उसकी इनकम जो है उस इनकम के अंदर PGBP मतलब आपके बिजनेस की इनकम अगर नहीं है, किसी पर्सन की इनकम के अंदर PGBP की इनकम नहीं है, तो वो कभी भी चाहे तो किसी साल में अगर न्यू ले रहा है तो भी चलेगा, किसी में ओल्ड ले रहा है तो भी चलेगा। मतलब ऑल्टरनेटिव स्कीम्स फॉर डिफरेंट ईयर्स पॉसिबल है। बट किसी पर्सन की इनकम में अगर PGBP है तो वहां पे आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अपना ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, उसकी जो ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट के पहले आपको अगर न्यू स्कीम में नहीं जाना है, न्यू स्कीम में अगर आपको नहीं जाना है, मतलब आपको ऑप्ट आउट करना है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है उससे पहले आपको ऑप्ट आउट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। आप जब तक चाहो तब तक ओल्ड में रह सकते हो, ठीक है। बट अगर आप एक बार न्यू में आ गए, ठीक है, आप अपनी मर्जी से न्यू में आ सकते हो, ठीक है। या फिर गलती से क्या हो गया, आपने ITR फाइल करने से पहले आपने ऑप्ट आउट नहीं किया, तो आपके लिए डिफॉल्ट स्कीम क्या हो जाएगी? न्यू वाली, और फिर आप फ्यूचर में कभी भी ओल्ड स्कीम में वापस जा सकते नहीं हो। क्या समझे हम? कि ओल्ड और न्यू स्कीम में आप ऑल्टरनेटिव हर साल, 1 साल न्यू 1 साल ओल्ड आप कर सकते हो, बट अगर आपकी इनकम में PGBP की इनकम नहीं है तभी। बट अगर आपकी इनकम में PGBP की इनकम है, उनको अगर न्यू स्कीम से ऑप्ट आउट करना है तो उनको ITR फाइलिंग करने की जो ड्यू डेट होती है उससे पहले
ऑप्ट आउट करना पड़ेगा फॉर्म भर के। वो अगर ऑप्ट आउट नहीं किया तो डिफॉल्ट स्कीम आपकी हो जाएगी न्यू। और अगर आपने एक बार ओल्ड से न्यू में आ गए तो फिर न्यू में से वापस ओल्ड में आप जा सकते नहीं हो। वंस आपने न्यू स्कीम को ऑप्ट इन कर लिया है तो उसके बाद फ्यूचर के किसी भी साल में आप ओल्ड में वापस नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगर हम समराइज करें तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी, इनके लिए दो स्कीम्स हैं, एक है ओल्ड, एक है न्यू। ठीक है, ओल्ड और न्यू में सबसे पहले स्लैब की बात करें तो यहाँ पे इनकम ले लेते हैं, यहाँ पे रेट ले लेते हैं, यहाँ पे भी इनकम ले लेते हैं, यहाँ पे भी रेट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 to 2.5 या फिर 3 या फिर 5। ठीक है, तीनों अलग अलग केस है, 0 हो जाएगा। ठीक है, 2.5 to 5 नॉर्मल केस में 5%, सीनियर सिटीजन के केस में 3 से 5 के लिए 5% होगा और सुपर सीनियर में 0 हो जाएगा। 5 to 10 में है 20% और 10 प्लस में है 30%। ठीक है, प्लस प्लस होगा सरचार्ज। यहाँ बात करें तो 0 to 4 लाख 0, 4 to 8 5%, 8 to 12 10%, 12 to 16 15%, 16 to 20 20%, 20 to 24 25% और 24 प्लस है तो 30% होगा। इसमें भी प्लस प्लस होने वाला है। सरचार्ज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बाकी सब सेम है, सिर्फ 5 करोड़ के ऊपर जो है ओल्ड वाले में 37% है, न्यू वाले में 25% ही है। ठीक है, तो दोनों में ये फर्क है। ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का आपको आइडिया आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर प्राइमा फेसी हम देखें तो ओल्ड स्कीम जो है ना, यहाँ पे टैक्स के रेट भी हायर है, सरचार्ज भी हायर है। न्यू के अंदर जो टैक्स के रेट है वो कम दिख रहे हैं। ओवरऑल टैक्स की लायबिलिटी न्यू में शायद कम आएगी, ओल्ड में ज्यादा आएगी लुकिंग एट द रेट्स। बट कंडीशन क्या है, ओल्ड वाले में आपको मैंने हमेशा बताया कि कुछ डिडक्शन एलिजिबल होते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। बट न्यू स्कीम जब आप ऑप्ट करते हो, मतलब सेक्शन 115BAC जब आप ऑप्ट करते हो तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो हम बुक में देखते हैं। यहाँ पे हम अगर बुक में देखें तो कंसेशनल टैक्स रेट जो है वो कब आपको मिलते हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ती है। क्या कंडीशन है, कंडीशन में ऐसा बोल रखा है कि सर्टेन डिडक्शन और एग्जम्पशन नॉट अलाउबल, मतलब आपको टैक्स का रेट कम लगा रहे हैं बट कुछ डिडक्शन आपको जो मिलते हैं या एग्जम्पशन मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे पूरी लिस्ट है। सेक्शन 10 में कई सारी एग्जम्प्ट इनकम्स होती है, उसके अलावा और भी सेक्शन है। सेक्शन 80C to 80U में डिडक्शन मिलते हैं। कुछ लॉसेस आपको सेट ऑफ नहीं मिलते। ठीक है, हम पढ़ेंगे बाद में। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में फर्क ये है कि न्यू रिजीम में आपके टैक्स के रेट कम है बट डिडक्शन का बेनिफिट नहीं है। ओल्ड रिजीम में आपके टैक्स के रेट ज्यादा है बट यहाँ पे डिडक्शन का बेनिफिट है। तो आपको एक बैलेंस बना के देखना है, कंपेयर करना है कि कौन से स्कीम में आपको बेनिफिट हो रहा है, उस हिसाब से आपको टैक्स की स्कीम ऑप्ट करनी है। अब आगे कंसेप्ट पढ़ने से पहले कुछ सम्स देख लेते हैं जिससे हमको थोड़ा सा आइडिया मिले। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 3, मिस्टर एक्स हैज अ टोटल इनकम ऑफ 25 lakhs फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 कंप्राइजिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, मतलब उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और फिक्स डिपॉजिट की इनकम है, मतलब कोई भी स्पेशल टाइप की इनकम नहीं है। कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर AY 26-27 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब न्यू रिजीम के हिसाब से उसकी टैक्स की लायबिलिटी गिनने की बात कर रहे हैं। तो हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट 4 लाख पे 0 टैक्स, 4 लाख टू 8 लाख, 4 से 8 लाख कितना होता है 4 लाख, उस पर लगेगा आपको 5%, दैट इज 20,000। 8 लाख से लेकर 12 लाख वो अगेन 4 लाख, उस पर आपको 10% लगेगा 40,000। 12 से 16 अगेन 4 लाख पे 15% 60,000। 16 से 20% ऑन 4 लाख 80,000। 20 लाख से 24 लाख 25% ऑफ 4 लाख 1 लाख। 24 लाख से ऊपर कितनी है, तो इसकी इनकम टोटल थी 25 लाख। 25 लाख से ऊपर 25 लाख मीन्स 24 लाख से ऊपर कितना जा रहा है, सिर्फ 1 लाख, तो 1 लाख का लगेगा 30%। तो टोटल टैक्स की बेसिक टैक्स की लायबिलिटी कितनी आई 3,30,000। अब इस पे आपको सरचार्ज लगाना पड़ता, बट क्योंकि इनकम सरचार्ज के पात्र ही नहीं हुई है
अगर इनकम 50 लाख के ऊपर होती तो सरचार्ज देखते हैं हम, तो यहाँ पे सरचार्ज होगा 0। डायरेक्टली आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4% ऑफ दिस 3,30,000, 3,30,000 का आपको 4% करना है, जो कि आ रहा है 13,200। तो टैक्स की लायबिलिटी आ गई है 343,200। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है, जो भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी आ रही है उसको आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 रुपी। मतलब अगर यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आई होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया होता 343,194, तो इसको राउंड ऑफ करते हम 343,190। ठीक है, या फिर अगर आया होता 343,195 या फिर 6, तो इसको हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 रुपीज में, इसको 200 हम कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी आ रही है उसको आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 रुपी में। ठीक है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, जिनकी एज है 42 साल, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51 lakhs फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। इस पर्सन की इनकम है 51 लाख, उसकी इनकम के अंदर सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, मतलब कोई भी स्पेशल टाइप की इनकम नहीं है। मिस्टर ए हैज एक्सरसाइज ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ सेक्शन 115 BAC, मतलब ओल्ड स्कीम के हिसाब से इसकी टैक्स की लायबिलिटी हमको कैलकुलेट करनी है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम ओल्ड स्कीम के हिसाब से जो स्लैब रेट है, क्योंकि 42 साल की एज है, तो 0 से लेकर 2,50,000 तक इसका जो टैक्स है वो लगेगा 0%। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 2.5 लाख की इनकम जो होगी उस पे लगेगा इसका 5%, दैट इज 12,500। फिर आगे बात करते हैं 5 लाख टू 10 लाख, इसकी जो 5 लाख की इनकम है उस पे इसको लगेगा 20% टैक्स, दैट इज 1 लाख। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अबोव 10 लाख, कितनी हो रही है 51 लाख माइनस 10, मतलब इसकी हो रही है 41 लाख की इनकम इंटू 30%। ठीक है, तो 41 लाख इंटू 30% इज 12,30,000। तो टोटल टैक्स इसका बना 12,30,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, तो टोटल टैक्स इसका बना 1342500। ठीक है, अब इसके अंदर एक ऐड होता है सरचार्ज, अगर एप्लीकेबल है तो। ठीक है, और जो भी टोटल अमाउंट आएगी उस पर होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। अब बात करते हैं हम सरचार्ज की, तो क्योंकि इसकी इनकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच है, तो ही विल बी लायबल टू पे सरचार्ज @10%। 13,42,500 का 10% वुड बी 1,34,250। ठीक है, ये कैसे निकाला 13,42,500 का 10%। टोटल करते हैं इनका, ये हो रहा है हमारा 14,76,750। ठीक है, और इसका आपको 4% करना है, 14,76,750 का 4%, ये हो रहा है आपका 59,070। टोटल आपका हो रहा है ये 15,35,820। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो इतनी आ रही है। अब इस पर्सन की जो टैक्स की कैलकुलेशन हमने की है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने जैसी है कि इसकी इनकम 50 लाख से कितनी ज्यादा है, सिर्फ 1 लाख, मतलब इसने 50 लाख के ऊपर सिर्फ 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया। बट क्योंकि वो 50 लाख से 1 करोड़ की इनकम के बीच है, तो उसकी जो भी टैक्स लायबिलिटी आ रही थी उस पे उसको 1,34,250 का सरचार्ज देना पड़ गया। अगर उसकी इनकम 50 लाख या उससे कम होती तो उसको ये 1,34,250 भरना नहीं पड़ता। तो हो क्या रहा है देखो, वो 50 लाख से ऊपर सिर्फ 1 लाख कमा रहा है, बट उस 1 लाख की वजह से उसका एक्स्ट्रा टैक्स की लायबिलिटी बन जा रही है 1,34,250 प्लस उस पे एजुकेशन सेस भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ इनजस्टिस हो रही है, क्योंकि वो सिर्फ 1 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा है और उसको सरचार्ज देना पड़ रहा है 1,34,250, उल्टा उसको नुकसान हो रहा है। तो वो क्या करेगा, वो 1 लाख कम कमाएगा ना। तो ऐसी इनजस्टिस ना हो उसके लिए एक प्रोविजन बनाया है जिसको कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ में बेसिकली क्या किया जाता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, आपको 2 कैलकुलेशन करने होते हैं, कैलकुलेशन ए एंड कैलकुलेशन बी। सबसे पहले कैलकुलेशन ए, आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करना है।
नॉर्मल कैलकुलेशन मतलब जो भी सरचार्ज लग रहा है वो लगा देना है, मतलब आपका यहां तक का कैलकुलेशन कर देना, जो हमने ऑलरेडी कर दिया है कि सरचार्ज के साथ उसका टैक्स कितना आ रहा है। सरचार्ज के साथ उसका टैक्स आ रहा है 14,76,750। कैलकुलेशन बी आपको क्या करना है, कंसीडर करना है कि भाई 51 लाख इसकी इनकम नहीं है, इसकी इनकम सिर्फ 50 लाख है, तो 50 लाख पे कितना टैक्स लगता। ठीक है, तो बेसिकली सरचार्ज नहीं लगता, हम गिन लेते हैं यहाँ पे 0 to 2.5, 0 2.5 to 5, 12,500 फिक्स है, तो 5 से 10 पे 1 लाख भी फिक्स्ड है। ठीक है, अब इसकी इनकम 50 लाख है, 50 में से 10 गए 40 लाख, 40 लाख पे 30%। ठीक है, ये होता है 12 लाख, तो 12 लाख प्लस 1 13 लाख, इसकी टैक्स लायबिलिटी हो रही है 13,12,500। ठीक है, तो ये बी जो है, ये बी का कैलकुलेशन कैसे करना है आपको, ऊपर की जो इनकम है 50 लाख के ऊपर की इनकम को इग्नोर करना है। पहले टैक्स गिन लिया, ये टैक्स आया, अब सरचार्ज तो एप्लीकेबल नहीं है। अब ये टैक्स आने के बाद आपको क्या ऐड करना है, इनकम इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। 50 लाख से ऊपर इसकी इनकम कितनी है, 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख जोड़ देना है। ठीक है, तो 13,12,500 प्लस 1 लाख 14,12,500, तो ये आ गया हमारा ए, ये आ गया हमारा बी। ठीक है, दोनों में से जो लोअर होगा, ठीक है, दोनों में से जो लोअर होगा दैट विल बी योर टैक्स। ठीक है, इसमें अब आपको क्या करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देना है। ठीक है, तो दोनों में से कम कौन सा है, 14,12,500 कम वाला है, तो इस पर्सन की जो इनकम होगी, इस पर्सन की जो टैक्स लायबिलिटी वो होगी 14,12,500 प्लस 4%। ठीक है, तो 14,12,500 इंटू 0.04 करेंगे तो आएगा 56,500 और टोटल कर देंगे इसका 14,12,500, तो इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है 14,69,000। ठीक है, पहले उसका कितना आ रहा था टैक्स, 15,35,000 आ रहा था, अब कितना आ गया 14,69। तो इनको मार्जिनल रिलीफ कितना मिला, इनको मार्जिनल रिलीफ इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना आ रहा है 64,250 का मार्जिनल रिलीफ मिला है। ठीक है, तो ये कब दिया जाता है, जब थोड़ी सी इनकम की वजह से आप पे सरचार्ज एप्लीकेबल हो जा रहा है, तो सरचार्ज की लिमिट के ऊपर आपकी इनकम जो जा रही है उससे ज्यादा आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा सरचार्ज के रूप में, इसलिए ये बेनिफिट दिया जाता। तो इस केस में यहाँ पे देखो वही स्टेप से कैलकुलेट किया है। स्टेप 1, नॉर्मल इनकम पे टैक्स गिनो सरचार्ज वर्चार्ज लगा के, बट एजुकेशन से अभी लगाना नहीं है। दूसरा स्टेप, आप 50 लाख पे इनकम गिनो, ऊपर की 1 लाख को इग्नोर करो, उसके अंदर 50 लाख के ऊपर जो इनकम है उसको ऐड कर दो, दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करने पर आपको मालूम पड़ा कि ए और बी में से लोअर कौन सा वाला है 14,12,500, उस पर आपको 4% सेस लगा देना है, तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी 14,69,000। और अगर रिलीफ की बात करें तो रिलीफ कितना है, ये 14,12,500 और 14,76,750 का डिफरेंस। तो एक और एग्जांपल देखते हैं न्यू स्कीम के हिसाब से सरचार्ज वाला। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी एजेड 51 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब न्यू रिजीम के हिसाब से बोल रहे हैं, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, अज्यूम दैट हिज टोटल इनकम कंप्राइजेस ऑफ सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब कोई भी स्पेशल टाइप की इनकम इनकी नहीं है। तो यहाँ पे 1 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर है, तो यहाँ पे सरचार्ज वाला होगा, तो हम उसी तरीके से गिनते हैं। सबसे पहले हम ए कैलकुलेशन कर देते हैं। ए कैलकुलेशन जो होगा हमारा नॉर्मल सरचार्ज ऐड करने तक का कैलकुलेशन होगा। गिनते हैं यहाँ से 0 to 4 लाख 0 रेट है, तो टैक्स भी होगा 0। 4 to 8 लाख में 5% टैक्स होता है, क्योंकि इनकम 8 लाख से कहीं ज़्यादा है, तो 4 लाख का 5% 20,000। फिर 8 से लेकर 12 10% वो होगा 40,000। 12 to 16 15% ये होगा 60,000। 16 to 20 20% ये होगा 80,000। 20 to 24 25% ये हो रहा है 1 लाख। अब 24 लाख से ऊपर कितना है, 24 लाख से ऊपर जो है वो है 1 करोड़ 1 लाख माइनस 24 लाख, ये हो रहा है आपका 77 लाख। उसका आपको लगाना है 30%, 77 लाख इंटू 30% करोगे तो ये आएगा 23,10,000। तो टोटल टैक्स कितना आ गया आपका 23,10,000 प्लस
180, 240, 280 एंड 3, इन सबका समेशन जो हो रहा है वो हो रहा है 3 लाख। ठीक है, 1 लाख, 1,80,000, 2,40,000, 280 और 20, 3 लाख। तो टोटल हो रहा है आपका 26,10,000। और क्योंकि आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो आप पे सरचार्ज लगेगा एट द रेट 15%। तो जो हो रहा है 26,10,000 का 15% इस 3,91,500, टोटल आ गया आपका 30,15,100। ठीक है, ये हो गया आपका ए। अब आपको बी गिनना है। ठीक है, बी में बेसिकली क्या करने वाले हो, बी में आप गिनोगे ऊपर का 1 लाख, 1 करोड़ के ऊपर कितना हो रहा है 1 लाख, उसको इग्नोर कर दोगे। 1 करोड़ की इनकम पे कितना टैक्स होता है वो गिनोगे। ठीक है, तो अगेन 24 लाख तक तो सेम है 3 लाख, अप टू 24 लाख तो सेम है 3 लाख। ठीक है, 24 से लेकर 100 लाख तक, ठीक है, वो हो रहा है 76 लाख, क्योंकि ऊपर का हम इग्नोर कर रहे हैं 1 लाख, यहाँ पे 77 था, यहाँ पे 76 आएगा। तो 76 लाख का 30% अगर करेंगे तो वो आएगा 22,80,000। टोटल करेंगे आप, ये हो रहा है 25,80,000, ये ले लिया आपने। अब इसके ऊपर, अब 1 करोड़ के ऊपर आपका सरचार्ज नहीं लग रहा है, बट 50 लाख से 1 करोड़ तक का आपका सरचार्ज लग रहा है 10%, तो वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो 25,80,000 का 10% जो हो रहा है 2,58,000, तो ये वाला सरचार्ज तो लगेगा ही। आप रिलीफ 1 करोड़ के ऊपर वाले सरचार्ज की दे रहे हो, 50 लाख से 1 लाख तक तो लगने ही वाला है, क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से तो ऊपर, ये काफी ऊपर है, तो आपको इसका मार्जिनल रिलीफ नहीं गिनना है। आप मार्जिनल रिलीफ गिन रहे हो जो एक्स्ट्रा आपको 5% देना पड़ रहा है, उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो आपका टोटल ये हो जा रहा है 28,38,000, तो ये आ गया आपका टैक्स। इसके अंदर आपको जो इनकम है एक्स्ट्रा इनकम कितनी है 1 लाख, वो ऐड कर देनी है। ठीक है, तो 28,38,000 प्लस 1 लाख, ये हो गया आपका 29,38,000, इसको बोलेंगे बी। तो ए और बी में जो कम है दैट इज योर टैक्स लायबिलिटी, तो यहाँ पे बी इज लोअर, 29,38,000 जो है वो आपका क्या हो गया टैक्स। अब इसमें आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ देना है 4% के हिसाब से। ठीक है, अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकल रहा है आपका 30,15,100 माइनस 29,38,000, आपको मार्जिनल रिलीफ मिला है 63,500 का। ठीक है, और यहाँ पे अगर उसकी नेट टैक्स लायबिलिटी गिने 29,38,000, इस पर डायरेक्टली 4% लगाना है, क्योंकि आप सेस तो ऑलरेडी, सरचार्ज तो ऑलरेडी आप लगा चुके हो। 117,520, टोटल लायबिलिटी कितनी निकली आपकी 30,55,520। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सी, जिनकी एज है 58 साल, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 2 करोड़ 1 लाख। ठीक है, तो ये 2 करोड़ के ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, assume that his total income comprises of salary, house property and interest on FD. ठीक है, assume that exercise option to shift out of 115 BAC, मतलब ओल्ड स्कीम के हिसाब से आपको इसका टैक्स गिनना है। और क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2 करोड़ के ऊपर सिर्फ 1 लाख है, तो आपको मार्जिनल रिलीफ वाला ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ए कैलकुलेशन करेंगे, फिर बी करेंगे। ए में आपको पूरे 2 करोड़ 1 लाख पे गिनना है, और क्योंकि ओल्ड है तो यहाँ पे 0 to 2.5 लाख, 0 क्योंकि 58 साल की एज है, 3 लाख की लिमिट यहाँ पे नहीं आएगी। 2.5 लाख टू 5 लाख 5% देना है, जो होने वाला है 12,500। यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख 20%, जो होता है हमेशा 1 लाख, और 10 लाख के जो प्लस है उस पे लगने वाला है 30%। अब 2 करोड़ 1 लाख में से 10 लाख माइनस कर दो, ये हो रहा है 191 लाख। 1 करोड़ 91 लाख का आपको करना है 30%, जो आ रहा है 57,30,000। टोटल गिनेंगे 57,30,000 प्लस 1 प्लस 0.125, टोटल हो रहा है 58,42,500। इस पे आपका सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज कितना लगेगा, देखो ओल्ड स्कीम में
2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की इनकम पे लगता है 25% सरचार्ज। ठीक है, 50 से 1 10%, 1 से 2 15%, 2 से 5 25% और 5 करोड़ के ऊपर 37% है। तो 58,42,500 का 25%, 58,42,500 इंटू 0.25 करेंगे तो यह आएगा 14,60,625। ठीक है, टोटल करेंगे दोनों का 58,42,500 प्लस 14,60,625, टोटल हो रहा है 73,03,125। ये आ गया हमारा ए। ठीक है, बात करते हैं बी की। अब बी में क्या करना है, आपको 1 लाख को इग्नोर करना है, आपको 2 करोड़ की इनकम पे टैक्स गिनना है। तो भाई ये तो सेम रहने वाला है, ये दोनों अप टू 10 लाख रहने वाला है 112,500 प्लस आपका 10 लाख के ऊपर कितना है, 10 लाख के ऊपर आपका है 190, क्योंकि यहाँ पे 191 था, यू आर इग्नोरिंग द 1 लाख, 190 का 30%। ठीक है, ये होगा 57 लाख एग्जैक्ट। टोटल करेंगे 57 लाख प्लस 112,500, ये आ रहा है हमारा 58,12,500। अब चेक करो 2 करोड़ तक की इनकम पे कितना सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। तो 1 करोड़ से 2 करोड़ तक सरचार्ज एप्लीकेबल होता है 15%। तो 58,12,500 का आपको करना है 15%, जो कि आ रहा है 8,71,875। टोटल करेंगे 58,125,000, ये आया हमारा 66,84,375। इसमें आपको ऐड करना है एक्सेस इनकम। ठीक है, एक्सेस इनकम कितनी है, 2 करोड़ के ऊपर कितनी है, 1 लाख, वो ऐड कर दो यहाँ पे एक्सेस इनकम। टोटल हो जाएगा मेरा बी का 67,84,375। अब ए और बी में से जो कम है वो मेरा हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी, बाकी का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ दिस टू विल बी मार्जिनल रिलीफ, जो कितना आ रहा है देख लेते हैं, 73,03,125। मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा 6,18,750 का। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ। और हमारा जो टैक्स की लायबिलिटी है वो गिनेंगे हम 67,84,375। इस पे सिर्फ लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, क्योंकि बाकी सब हम ऐड कर चुके हैं @4%। 67,84,375 इंटू 0.04, दैट इज कमिंग टू 2,71,375। ग्रैंड टोटल करेंगे दोनों का, ये आ रहा है हमारा 70,55,750। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल टैक्स की लायबिलिटी। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई मार्जिनल रिलीफ कैसे वर्क करता है, क्योंकि इस पर्सन की इनकम सिर्फ 1 लाख ऊपर जा रही है, बट उसका जो सरचार्ज का रेट है वो 15 से सीधा बढ़ जा रहा है 25%। सेम वे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से मार्जिनल रिलीफ जो है वो हमको बेनिफिट करता है। तो हमने इंडिविजुअल एचयूएफ का जो भी हमारा सरचार्ज था वो देख लिया, उसका मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन भी देख लिया। सेम वे इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई के अलावा आपके फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी या फिर कंपनी की बात करें जिसमें डोमेस्टिक कंपनी भी हो गई आपकी और आपकी फॉरेन कंपनी भी होगी, इन दोनों के केस में भी जो भी आपके सरचार्ज है, ठीक है, अलग अलग सरचार्ज है हर जगह, वो सरचार्ज के अंदर आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, तो इनके जो सरचार्ज है उसकी समरी मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो अब एक और कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। अगर इस बार की बजट स्पीच अगर आपने देखी होगी तो निर्मला ताई ने ऐसा बोला था कि भाई 12 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं होगा, और उस बात पे उनको बहुत प्रेज मिला था। ठीक है, पहले वो बहुत ट्रोल होती थी कि कैरेमल वाले पॉपकॉर्न पे टैक्स लगाया, ये लगाया, वो लगाया। जैसे ही उन्होंने बोला बजट भाषण में कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं होगा, तो वहां पे उनको बहुत प्रेज मिला। बट यहाँ पे हमने जो प्रोविजन देखे वहां पे कहीं पे भी हमको दिख नहीं रहा है कि 12 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स है। यहाँ पे तो 0 to 4 लाख जीरो टैक्स है, 4 लाख तक मान सकते हैं कि टैक्स नहीं है, बट 4 से ऊपर जैसी इनकम जा रही है वहां पे 5%, 10%, 15% टैक्स लगना शुरू हो जा रहा है। ओल्ड की बात करें तो ओल्ड में तो 2.5 लाख से शुरू हो जा रहा है। ठीक है, तो कहीं पे ऐसा हमको दिख नहीं रहा है कि 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं है। ठीक है, तो ये 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं है, बजट भाषण में उन्होंने बोला वो सही बोला, बट ये 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स कब नहीं लगता उसके लिए इन्होंने कुछ कंडीशन डाली है। ठीक है, 12 लाख पे टैक्स नहीं है ऐसा बोल दिया, बट वहां पे इन लोगों ने
एक एस्ट्रिक मार्क लगाया, शर्तें लागू। अब ये शर्तें क्या है हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 87A, ठीक है। सेक्शन 87A में एक रिबेट मिलती है। बेसिकली रिबेट का मतलब होता है छूट, ठीक है। एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। क्या छूट मिल रही है? आपकी 2.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं है ओल्ड में, ठीक है। न्यू में आपकी 4 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं है। ओल्ड में 2.5 हो सकता है, 3 भी हो सकता है सीनियर सिटीजन के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख भी है। तो यहाँ 5 और यहाँ 4, इसके अलावा भी कुछ रिबेट आपको दी जा रही है। अब ये रिबेट क्या है समझते हैं। तो ओल्ड और न्यू दोनों में है, दोनों में साइड बाय साइड हम देखेंगे। न्यू मतलब आपकी डिफॉल्ट स्कीम, ओल्ड मतलब आपकी ऑल्टरनेटिव स्कीम। ये कंसेशनल है, ये ओल्ड स्कीम है। अब इसमें आपको क्या कंडीशन बोली है? तो सेक्शन 87A जो है वो ओल्ड और न्यू के लिए कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जाके आपको क्या मिलेगी? रिबेट मिलेगी। और रिबेट क्या करेगी? आपके टैक्स की लायबिलिटी को कम कर देगी। अब ओल्ड की बात करते हैं पहले। तो कंडीशन क्या बोली? अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, ठीक है, एंड आपकी इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, मतलब 5 लाख है और लोअर। 5 लाख है एग्जैक्ट तो भी चलेगा, उससे कम है तो भी चलेगा, ठीक है। उस केस में आपको रिबेट मिलेगी। कितनी मिलेगी रिबेट? रिबेट विल बी इज इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, बिफोर प्लस मतलब सरचार्ज और एजुकेशन सेस ऐड करने के पहले जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही वो, और ₹12,500 विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जांपल। किसी पर्सन की इनकम है एग्जैक्ट 5 लाख, ठीक है। तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल है और उसकी इनकम 5 लाख तक है या उससे कम है, 5 लाख या उससे कम, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। अब रिबेट का कैलकुलेशन करते हैं, उससे पहले हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। आपकी 0 से लेकर 2.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स लगेगा 0, और 2.5 से 5 तक 2.5 टू 5 लाख हो जाएगा 12,500, और 12,500 टोटल हो रहा है, ठीक है। प्लस ऐड करने से पहले, मतलब सरचार्ज और एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले ये आपकी हो रही है टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो आपको रिबेट कितनी मिलेगी? रिबेट मिलेगी टैक्स लायबिलिटी और 12,500 विच इज लोअर। तो 12,500 भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है और रिबेट भी 12,500 ही आपको मिल जाएगी। तो इस केस में क्या हुआ? आपकी इनकम एग्जैक्ट 5 लाख है और आपका रिबेट कितना हो गया? 12,500, और आपका अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी कितना हो गया? 0। तो अगर ओल्ड रिजिम में अगर आपका टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपकी 5 लाख तक की इनकम जो है वो हो जाएगी एग्जम्प्ट, क्योंकि 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। यहाँ पे एक और एडिशनल कंडीशन है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A वाला, तो उस केस में आपको ये रिबेट उस पर्टिकुलर टैक्स पे नहीं मिलेगी। मतलब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसका जो टैक्स होता है 12.5%, उस पर आपको ये रिबेट मिलने वाली नहीं है, ठीक है। बाकी की इनकम पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं न्यू में किस तरीके से रिबेट होती है। तो न्यू में आपकी कंडीशन, पहली कंडीशन तो सेम है, आप होने चाहिए रेसिडेंट इंडिविजुअल, एंड इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि इनकम जो है, इनकम 12 लाख या फिर उससे कम है, ठीक है। इनकम इज लोअर देन 12 लाख और इज इक्वल टू 12 लाख, 12 लाख है या उससे कम है, तो भी आपको रिबेट मिलेगी। कितनी मिलेगी? रिबेट होगी टैक्स लायबिलिटी और 60,000 विच एवर इज लोअर। चेक करते हैं। किसी पर्सन की इनकम एग्जैक्ट 12 लाख है, उसकी पहले टैक्स लायबिलिटी गिनते हैं। तो 0 to 4 0, 4 to 8 हो जाएगी उसकी 20,000, ठीक है। 8 to 12 हो जाएगी अगेन 40,000। टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जा रही है 60,000, ठीक है, प्लस करने से पहले। अब रिबेट कितनी मिलेगी? रिबेट आपको बोला टैक्स लायबिलिटी और 60,000 विच इज लोअर। टैक्स लायबिलिटी भी 60,000 है और रिबेट मैक्सिमम कितनी मिल सकती है? 60,000। तो रिबेट कितनी मिल जाएगी इनको? 60,000। ये हो जाएगा 0। तो नए केस, नए स्कीम में आपको 112A की जो टैक्स लायबिलिटी है वहां पे भी रिबेट मिल जाएगी। सिर्फ ओल्ड में कंडीशन है कि कैपिटल गेन 112A वाला जो है उस पर आपको रिबेट नहीं मिलती, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी रिबेट कैलकुलेट होती है। तो अगर आपकी इनकम एग्जैक्ट 12 लाख रुपए है
ठीक है, तो आपका टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा जीरो, टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा जीरो। आप क्या होने चाहिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो निर्मला ताई की बात सच है कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। आई होप आज हमने जो भी कंसेप्ट हमने कवर किए इस वीडियो के अंदर, डे 1 और डे 2 का रिवीजन के साथ साथ जो टैक्स के रेट के रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स थे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टी है तो आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आप आपके डाउट्स वगैरह कभी भी 24/7 पूछ सकते हो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। और साथ ही साथ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सीरीज चल रही है इस सीरीज को और भी सक्सेसफुल बनाने के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसकी लिंक शेयर कीजिए, सो देट वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चंस और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। तो आप अपना ओपिनियन भी बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है। अगर आपको लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप ये सजेशन भी दीजिए, सो देट मैं भी इस चीज़ को इम्प्रूव कर पाऊँ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।